दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो यूपी टेट, सी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है, यानी कि सेफ जोन में कितना प्रतिशत हिस्सा आता है। तो इसका सही आंसर है 5%। यानी भारत के क्षेत्रफल का 5% भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। तो इसका सही आंसर है पोगम्बिया पिन्नाटा। यानी पोगम्बिया पिन्नाटा का तेल भारत में अनेक योजनाओं में संयंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है। इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यानी सामुदायिक रिजर्व, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र और जीव मंडल रिजर्व, ये कह सकते हैं वन्यजीव ऑब्लिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है। तो इसका सही आंसर है सामुदायिक रिजर्व। यानी कि सही आंसर है सामुदायिक रिजर्व वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यानी जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजनाओं में क्या शामिल है। तो इसका सही आंसर केवल 2, यानी कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईची टारगेट किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है नागोया प्रोटोकॉल से। यानी आईची टारगेट नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। अगर नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल जापान में 2010 में जैव विविधता सम्मेलन के लिए दलों के समूह ने अपनाया था। और यदि विस्तृत तरीके से नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष या न्याय योजित तरीके से साझा करना है। अगर इसकी बात करें कि इसमें कितने देश शामिल हैं तो इसमें 92 देश शामिल हैं। यानी कि इस समझौते में 92 देश शामिल हैं। और इसे जब लागू किया गया था तो 12 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है विकास के साथ साथ जैव विविधता में योगदान भी करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है। तो इसका सही आंसर है जिप्सम। यानी कि अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो चूने को जिप्सम में बदल देती है, जिससे ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। अगर अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं और जो बाद में अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसता है, जिससे इमारतें और प्राकृतिक धरोहर स्थलें काफ़ी नुकसान इनको पहुंचता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यानी कि राजस्थान, एमपी और यूपी। यानी कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। यह 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से घड़ियालों, गंगा की डॉल्फिनों आदि के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। यानी कि मिनामाता और इताई इताई, इन बीमारियों की फैलने की 2 वजह कौन कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर है पारा और कैडमियम। यानी कि मिनामाता बीमारी का कारण
तत्व पारा और इताई इताई बीमारी का कारण तत्व कैडमियम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 1985.23 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसके कथन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहरों का विकास करेगी। दूसरा कथन है, स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों को जैव विविधता क्षेत्रों में संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होगी। और अगला कथन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से के बिना अनुमति लिए बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है कथन तीसरा सही है, यानी कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ है। इसके अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के आप जैव संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि लागू नहीं कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 55 डेसिबल, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा 55 डेसिबल हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? यानी बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक, यानी बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। यह 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिकीय पिरामिड केंद्र में व्यापक हैं? तो इसके सही आंसर है वन पारिस्थितिकीय तंत्र, यानी वन पारिस्थितिकीय तंत्र पारिस्थितिकीय पिरामिड के केंद्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी कि वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्ट क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। और अगला कथन है, वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, इसमें सही आंसर है केवल एक, यानी कि वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व, प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। यानी कि केवल पहला कथन सत्य है, क्योंकि वन्यजीव रिजर्व क्षेत्रों में शासन लेकर बिना पशुओं को क्षति पहुंचाए अनुसंधान किया जा सकता है। यानी कि वन्यजीव रिजर्व क्षेत्रों में शासन के द्वारा अनुमति लेकर आप अनुसंधान यानी कि रिसर्च कर सकते हैं, बशर्ते पशुओं को क्षति न पहुंचाई जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है वियना, यानी कि विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो वियना में हुआ था। यानी ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, जो 1988 में लागू हुआ। इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। अगर बात करी जाए वियना की, तो यह ऑस्ट्रिया का एक प्रमुख नगर है और सबसे बड़ा नगर है। इसकी आबादी 1.7 मिलियन है। यदि इसमें मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को मिला दिया जाए तो इसकी आबादी 2.3 मिलियन हो जाती है। और जो वियना है ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा नगर भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई थी? तो इसका सही आंसर है पलामू के जंगलों में। यानी कि पलामू के जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर लक्षद्वीप में, यानी कि पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मार्च को, यानी कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
हमारा अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। यह केरल के पालक्कड़ जिले में है। यह अगर और बात करी जाए तो ये केरल के पालक्कड़ जिले के नीलगिरी पहाड़ के पास स्थित हैं। यह मतलब अगर और विस्तृत चर्चा करें तो ये मतलब 236.74 वर्ग किलोमीटर में यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघों के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? तो इसका सही आंसर है विश्व बैंक। यानी ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बाघों के बचाने के लिए एक योजना है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने रुचि ली है, यानी कि विश्व बैंक ने रुचि ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यानी भारत में, पहला कथन है भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना में तटीय क्षेत्र उच्च ज्वार पर आधारित थे। अगला है 2004 की स्वामीनाथन रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए थी कि उच्च ज्वार लाइन सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है और कम वैज्ञानिक हैं। और अगला कथन है CRZ अधिसूचना 2011 HTL के बजाय तटस्थ किनारे पर निर्भरता रेखा की सीमा तय की गई थी। और अगर सही आंसर की बात करी जाए इन कथनों में तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो कथन है भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना में तटीय क्षेत्र उच्च ज्वार पर आधारित थे। अगला कथन था इसका सही आंसर 2004 की स्वामीनाथन रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए थी कि उच्च ज्वार लाइन सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है और कम वैज्ञानिक हैं। अगर MS स्वामीनाथन की बात करी है तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और अगर विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जामनगर। अगर जामनगर की बात करें तो जामनगर गुजरात का एक नगर है और भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में है और जामनगर गुजरात का एक नगर है। हमारा अगला क्वेश्चन है जट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है मध्य अमेरिका में। यानी जट्रोफा कर्कस मध्य अमेरिका का एक पौधा है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में 20 से यानी कि 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है और यह तेल कार, पंखा आदि चलाने के काम आता है। यानी कि जट्रोफा ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छा पौधा है क्योंकि इनसे मतलब इनके जो बीज होते हैं इनके बीजों से 25 से 30% तक तेल निकलता है और जो तेल, कार, पंखा आदि चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्यजीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? तो इस ऑप्शन इनके कथन देखते हैं एलिफेंट रिजर्व के लिए विधायी संरक्षण देने के लिए। अगला है राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए। अगला है संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाथी कॉरिडोर स्थापित करने के लिए। अगला कथन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है इन कथनों में राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण यानी NECA यानी नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी स्थापित करने के लिए, यानी नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी स्थापित करने के लिए महेश रंगराजन समिति ने राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने के लिए वन्यजीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए आयरन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम यानी इनमें से क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक हैं? यानी इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक हैं? तो इसका आंसर देखते हैं केवल 1 और 2, यानी कि आयरन और मॉलिब्डेनम जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक हैं। यानी आयरन और मॉलिब्डेनम जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन यानी इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक हैं? तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 3 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन। नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन धरती पर ओजोन बनाती हैं। यानी ओजोन परत आकाश में तो पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणें पहुंचने से रोकती हैं, जबकि धरती पर उपस्थित ओजोन परत एक प्रदूषक है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों चीजें बताई गई कि नहीं ओजोन परत जो है
पृथ्वी पर वो एक प्रदूषक है। और ओजोन परत जो वायुमंडल में ये पराबैंगनी किरणें मतलब हम तक पहुंचने से रोकती है, यानी कि ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को हम तक नहीं पहुंचने देती है, जबकि धरती पर उपस्थित ओजोन परत एक प्रदूषक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? तो इसका सही आंसर है K40, यानी आर्गन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। यह 0.93% पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद यह पाई जाती है। इसके बाद पाई जाती है CO2, यानी कि ऑर्गन पृथ्वी यानी वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है और यह 40 के विघटन से बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर है असम, यानी मानस टाइगर रिजर्व असम में मेघालय की तलहटी में यह विश्व धरोहर में शामिल है। अगर हम इस मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभयारण्य हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के पास स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश में, यानी कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, नए वन्यजीव अभयारण्यों की घोषणा केवल राज्य सरकार कर सकती है, यानी पहला कथन था। दूसरा कथन है, नए राष्ट्रीय उद्यानों घोषणा केवल केंद्र सरकार कर सकती है। देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें दिया कोई भी कथन सही नहीं है, यानी कि कोई सा कथन सत्य नहीं है। क्यों सही नहीं, इसका देखते हैं कि नए वन्यजीव अभयारण्यों और नेशनल पार्कों घोषणा केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कर सकती हैं और इसमें अलग अलग दिया गया है, यानी कि जो अभयारण्य हैं इन्हें केंद्र और राज्य सरकार दोनों घोषित कर सकती हैं। और हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जो काफ़ी लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, कमेंट किया है हमें, तो इसका आंसर देख लेते हैं। डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर प्रांत में, यानी डोंगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। और वर्ष 2003 में से 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, यानी कि जो डोंगरी भाषा है इसे 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और मेरा आज के वीडियो में ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोगों को इसमें देखना है कि जो राजभाषा है और एक साइड राज्य है, यानी राज्य और राजभाषा, किस राज्य की कौन सी भाषा सही है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों को जो गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को। और यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें, यानी कि नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत पहुंचता रहे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि है, समझ में आई है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमें सूचित करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक यू।